दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th और 11th का एक चैप्टर है जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से जुड़ा हुआ है। हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो उसमें जो चैप्टर है वो है कार्बनिक यौगिक। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार हम किसी कार्बनिक यौगिक का नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हाई स्कूल की जब बात करते हैं तो कम से कम 1 या 2 नंबर का सवाल आता है जो जुड़ा हुआ है बिल्कुल आईपीएससी के नाम लिखने पर। तो बिल्कुल आसान सा एक तरीका है, उसको सीखते हैं। लेकिन शुरुआत हम बिल्कुल इसकी बेसिक से करेंगे। हो सकता है कि किसी का बेसिक कमज़ोर हो, इसलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जब भी हम आईपीएससी नामकरण की बात करते हैं, देख लीजिएगा, आईपीएससी नामकरण ऐसा नहीं है कि आईपीएससी नामकरण सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक यौगिक का ही होता है। देखते हैं, आईपीएससी नामकरण कार्बनिक यौगिकों का भी होता है और साथ में अकार्बनिक यौगिकों का भी होता है। अच्छा, जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक यौगिक का ही नामकरण दिए रखा है। तो आइए देखते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल की बात करें, आपकी क्लास की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही यौगिकों का नामकरण करना होगा, यानी कि क्लास 10th के लेवल का है। क्लास 12th में जब जाएंगे तो आपको कार्बनिक तो मिलेगा ही, साथ में आपको इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो सिलेबस की बातें हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये चीज़, चलिए तो सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक, आपके पास में एक कार्बनिक यौगिक होगा। क्या होगा? एक कार्बनिक यौगिक होगा। एक क्या होगा? एक कार्बनिक यौगिक होगा और इसी का हमें लिखना होगा आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। चलिए, कार्बनिक यौगिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हालांकि आपका ही सिलेबस नहीं, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे 10th का हो, 11th या 12th या हायर क्लासेस का जो भी सिलेबस होगा, वहाँ पे कार्बनिक यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। किससे? हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन सी हैं? देख लीजिए, एक तो है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। हाइड्रोजन का जो प्रतीक है कैपिटल H होता है, कार्बन का कैपिटल C होता है। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, किसकी बात करें? परमाणु क्रमांक की, तो वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, तो ये संख्या में 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना है इस आईपीएससी नामकरण को पढ़ने से पहले, वो ये जानना है कि कार्बन जब भी किसी अन्य एटम से जुड़ेगा तो यौगिक बनाएगा। ठीक है, लेकिन वो जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? ठीक है, जुड़ने के लिए कार्बन के पास में विशेष प्रकार के बंध बनाने के लिए संयोजकताएं होती हैं। तो देखते हैं कैसे कार्बन की हम दिखाते हैं आपको वैलेंसी। देखिए, इसकी जो संयोजकता है वो ज़रा देख लीजिए। संयोजकता, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। कितना होती है? 4। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कार्बन को C612 लिखते हैं। यहाँ पे जो 6 है ये हमारा क्या है? ये परमाणु क्रमांक भी है, ये परमाणु
क्रमांक भी है, और यही प्रोटॉनों की संख्या भी है, प्रोटॉनों की संख्या भी है। अच्छा, यही जो 6 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। अच्छा, इस 6 को आप जानते हैं कि अगर हमें K11 के द्वारा अगर हमें किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आप जानते हैं पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नेक्स्ट के बाद की सेल में 8 आते हैं, लेकिन इसके पास में कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। तो 6 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 4 किया, तो पहले में 2 हो गया और लास्ट के 6 हो गए। अच्छा, लास्ट में 4 बाकी है। अगर जब तक बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे अष्टक पूर्ण नहीं होगा, इसलिए ये अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य परमाणु से अपना बंध बनाता है। चलिए, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई? 4, 1 2 3 4। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया? 4 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन हो बाह्यतम कोश में उतना ही वैलेंसी हो। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अष्टक को पूर्ण करने के लिए उतना ही वैलेंसी होती है मेनली। चलिए आगे देखते हैं। ये बात जानने के बाद में आपको ये जानना होगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में, चलिए समझिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कार्बन की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या का नामकरण कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसी में हम देखते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन की संख्या दी हुई है तो कैसे उसका हम नामकरण करेंगे। चलिए देख लीजिएगा, कार्बन की संख्या और यहाँ पे आपका आ जाएगा पूर्व लग्न का मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग होता है। चलिए, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए नाम होगा मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ होगा। अगर ये 3 है तो प्रोप होगा। अगर ये संख्या 4 है तो ब्यूट होगा। अगर ये संख्या 5 है तो पेंट होगा। अगर ये संख्या 6 है तो ये हेक्स होगा। अगर ये संख्या 7 है तो हेप्ट होगा। अगर ये संख्या 8 है तो ये संख्या में ऑक्ट होगा। अगर ये 9 है तो नॉन होगा। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? डेक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डेक हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, अगर कार्बन संख्या 1 है तो एथ कहलाएगा, 1 है तो मेथ कहलाएगा। अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन संख्या इस तरह से बढ़ रही है तो हमें उसका जो मूल नाम होगा इसी संख्या को देख करके ही डिसाइड करना पड़ेगा। आगे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इसको नोट कर लिया होगा। आइए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एल्केन व एल्काइन का नामकरण। अच्छा, इसको बताने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके सिलेबस में जो आईपीएससी नेम पूछेंगे वो उनमें से एल्केन हो सकता है, एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, हेलो एल्केन हो सकता है, हेलो एल्केन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है,
एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, कीटोन हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, अच्छा ईथर भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इन्हीं में से कोई एक, इन्हीं फैमिलीज़ में से कोई एक आपको, एक या दो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसानी से इसको आप कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ईथर, तो इन्हीं का हमें आईपीएससी नामकरण पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से। चलिए देखिए, चलिए ये आपके पास में है एल्केन, ये है आपके पास में एल्कीन और ये है एल्काइन। चलिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान इसको लैंग्वेज में समझेंगे। यहाँ पे ये हम यौगिक की बात कर दे रहे हैं, किसकी बात कर दे रहे हैं, यौगिक। और यौगिक आपका एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। सबसे पहली चीज़, इनका जो सामान्य सूत्र है, क्या है, सामान्य सूत्र है। देखिए एल्केन के लिए जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है, एल्कीन के लिए CnH2n होता है, एल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। ये हो गया इनका सामान्य सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिएगा, इसमें जो हमारा पूर्व लग्न लगेगा, क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा, पूर्व लग्न जो इसमें लगेगा। एल्केन के लिए हम लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एल्कीन के लिए ईन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। एल्काइन के लिए आइन लगाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आइए अब देखिए, पहले एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे जो n है वो कार्बन की संख्या है, वो क्या है, यहाँ पे जो इसमें हम n को नोट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा साइड में। यहाँ जो n है ये कार्बन की संख्या है और n का मान 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। n का मान 0 कभी नहीं होगा, n का मान 0 कभी नहीं होगा। आइए देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हम सबसे पहले क्या करें, n यदि n बराबर हमने 1 ले लिया, कितना ले लिया, 1 ले लिया। अगर हम यदि हम n बराबर 1 लेते हैं तो इस फार्मूले में हम n के स्थान पर 1 रखेंगे, तो देखिएगा n पे हमने 1 रखा तो 1 हो गया। 2 पहले से लिखा है, लिख लेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे और प्लस में हमने यहाँ पे 2 कर दिया। चलिए C1 है तो 1 लिखते नहीं हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये क्या बना, ये क्या बन गया, CH4 बन गया। अब इसका देखिएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। अगर ये एल्केन श्रेणी के फॉर्मूले से बना है तो हमें एन लगाना होगा, क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेथेन, क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास में n बराबर 2 है। अगर n बराबर 2 है तो ये C2 बनेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ H आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे और प्लस में 2 करेंगे तो क्या बनेगा, C2, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, H6। 2 कार्बन के लिए हमें लिखना होता है एथ और प्लस में एन करेंगे तो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस पर एल्कीन पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें देखिएगा n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1
रखने पर। हमने इस फॉर्मूले में n के स्थान पर 1 रखा तो देखिएगा 1 हो गया, 2 × 1 हो गया, और ये क्या बन करके आया CH2 बनेगा। क्या बनेगा? CH2 बनेगा, CH2। अच्छा, हम इसका नामकरण करते हैं, अभी देखिएगा। चलिए, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मेथ लगाते हैं, और प्लस में ईन करेंगे। क्या करेंगे? ईन। तो नाम क्या आएगा? मेथीन। लेकिन मेथीन कार्बनिक रसायन में कोई यौगिक नहीं बनता, कोई यौगिक नहीं बनता। चलिए, तो ये हमारा यौगिक नहीं होगा, ये हमारा यौगिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होती हैं। कितनी होती हैं? 4 वैलेंसी। और यहाँ देखिए, इसको अगर हम ओपन करके लिखना चाहें तो C, एक H हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ पे लगा दिया, तो देखिए इसकी 2 वैलेंसी खाली रह जा रही हैं, और इस वजह से ये यौगिक नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ N1 रख के दिखाया आपको, कि आपको ये चीज़ याद रह जाए। अच्छा, N बराबर अगर 2 लेंगे तो देखिएगा C2 हो जाएगा, H 2 × 2 आएगा, और ये बनेगा C2H4 बनेगा। नाम लिखते हैं इसका, 2 कार्बन है इसलिए क्या आ जाएगा? एथ आ जाएगा, प्लस में ईन आएगा, तो ये नाम क्या बन करके आएगा? एथीन। क्या बनेगा? एथीन। इसी को एथिलीन भी बोलते हैं, फलों को पकाने के काम में उपयोग होती है। आइए नेक्स्ट, आइए यहाँ देखिए, एल्काइन में पुनः देखिएगा, अगर इसमें हम n बराबर 1 लें, हालांकि बनेगा नहीं लेकिन आपको दिखाते हैं, n बराबर 1 कर दें तो देखिए C1 हो गया, H 2 × 1 और -2 करेंगे तो देखिए C1 लिखते नहीं हैं, H हो गया 2 1 कम 2 और -2, यानी कि H कितना हो गया? 0। अच्छा, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो इसकी चारों वैलेंसी खाली रह जा रही हैं, इसलिए ये यौगिक भी आपका नहीं बनेगा। तो n बराबर कितना कर दें? 2 कर दें। आइए देखते हैं, तो C2 हो गया, H 2 × 2 और -2 करेंगे तो ये यौगिक आपका बनेगा C2H2। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, और इसका नामकरण करेंगे तो आप जानते हैं 2 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना होता है? एथ, और प्लस में आइन। क्या नाम बनेगा इसका? एथाइन। क्या बनेगा? एथाइन बनेगा। अभी हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, बस ये आपको सैंपल दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल आपका सिर्फ ये सैंपल रूप में है। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा या फिर नोट कर लीजिए। आइए इसके और भी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं एक बार फिर से। चलिए पुनः देखते हैं। चलिए आइए यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, चलिए नेक्स्ट आइए, यौगिक का प्रकार। यौगिक का प्रकार, यौगिक का प्रकार। अच्छा, यौगिक के प्रकार से पहले हम ये देख लेना कि बंध की प्रकृति क्या है। बंध की प्रकृति क्या है? बंध की प्रकृति क्या है? चलिए, एल्केन की जब भी हम बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा। क्या होगा? एकल बंध होगा। इसे बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं? द्विबंध बोलते हैं, द्विबंध बोलते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसको हम त्रिबंध बोलते हैं, त्रिबंध बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये चीज़ हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसका अभी देखिएगा मेन यूज इसका कहाँ पर होता है। 2 बातें इससे निकल कर के सामने आती हैं। पहली चीज़, यौगिक का प्रकार। यौगिक का प्रकार। चलिए, यौगिक के प्रकार में देखिए, जो एल्केन है ये हमारा संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त यौगिक है। अच्छा, संतृप्त यौगिक की जो पहचान यहीं लिख दे रहे हैं, इसकी जो पहचान है कि डबल या
ट्रिपल बंध नहीं पाया जाएगा, डबल या ट्रिपल बंध नहीं होगा। जब भी आपको कभी यौगिक दिखाई दे उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो वो कैसा होगा, वो संतृप्त होगा। वो कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा, संतृप्त होगा। आइए चलिए यहाँ देखिए, एल्कीन में देखिए दो बंध है, यहाँ त्रिबंध है, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, असंतृप्त होंगे। असंतृप्त ये भी है, असंतृप्त ये भी है, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों असंतृप्त हो गए और एल्केन हमारा संतृप्त है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंध की जो मजबूती है, बंध मजबूती, या इसे बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड इन स्ट्रेंथ। चलिए तो सबसे जो मजबूत बंध होता है वो ट्रिपल बंध होता है, उससे कमज़ोर द्विबंध और सबसे कमज़ोर सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये सबसे कमज़ोर होगा भैया, ये सबसे कमज़ोर, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा, एकल बंध होगा। चलिए ये जो बंध आपका एल्कीन में है ये एल्केन से मजबूत होगा, मजबूत, तथा एल्काइन से कमज़ोर होगा। अभी देखते हैं सवाल इसमें किस टाइप के आते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन का जो बॉन्ड होगा वो सबसे मजबूत होगा, सबसे मजबूत होगा, सबसे मजबूत। सबसे मजबूत का मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत। अच्छा यहाँ देखिए, अगर हम रेस्पेक्टिवली बात करना चाहें तो एल्केन से ज़्यादा एल्कीन, एल्कीन से ज़्यादा एल्काइन, एल्काइन। ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ का क्रम है और ये क्रम पूछा गया है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम इसी में संकरण की बात कर लें, किसकी बात कर लें, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें। चलिए इसको देखते हैं। जितने भी आपके यौगिक बनेंगे एल्केन श्रेणी के वे सब कैसे होंगे, sp3 संकरित होंगे, sp3 संकरित होंगे। जितने भी आपके यौगिक बनेंगे एल्कीन श्रेणी के वो sp2 संकरित होंगे। जितने भी एल्काइन के होंगे वो sp संकरित होंगे। कैसे होंगे, sp संकरित होंगे। एक पॉइंट और इसमें आपको हम नोट करवाना चाहेंगे, अम्लता का क्रम, अम्लता का क्रम। अच्छा ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, तो बस इसको समझ लीजिए। जो एल्केन होते हैं, एल्केन से ज़्यादा अम्लीय होता है एल्कीन और एल्कीन से ज़्यादा अम्लीय होता है एल्काइन, एल्काइन। चलिए ये जो बातें आपके सामने लिखी हुई एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बंध की प्रकृति में सबसे जो कमज़ोर बंध होता है वो एल्केन में होता है, उससे मजबूत एल्कीन में और सबसे मजबूत एल्काइन में बंध होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सा बंध मजबूत होगा तो आपने समझ लिया। अम्लता की बात करें तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा एल्काइन। संकरण की बात करें तो जो मेथेन है यानी कि एल्केन है वो sp3 होगा, एल्कीन sp2 होगा, एल्काइन sp संकरित होंगे। चलिए बात समझ में आई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए ये रहेगा, यदि हाई स्कूल में अगर आप हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, अगर आप 11th या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स ये हो जाएंगे, हालांकि ये भी है। चलिए इन पॉइंट्स को बिल्कुल, अच्छा इसमें बंध की लंबाई अगर पूछ ले आपसे, बंध की लंबाई, तो अगर इसको हम इस तरह दिखाएं, एल्केन
एल्काइन। यहाँ देखिए, बंध की लंबाई की जब बात करेंगे तो सबसे लंबा बंध एल्केन का होगा। सिंगल बॉन्ड है, दूर तक जाएगा, और डबल जो बॉन्ड है वो एल्केन से थोड़ा सा कम रहेगा। एल्काइन का सबसे छोटा बॉन्ड रहेगा, सबसे छोटा बॉन्ड रहेगा। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी क्रियात्मक समूह का नामकरण कैसे करते हैं। उसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको हम दिखाएंगे कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, मूलक क्या होते हैं। चलिए यहाँ ये थोड़ा सा हम प्रतिस्थापी की चर्चा कर लें, फिर आते हैं। प्रतिस्थापी का नामकरण, ये कुछ मूल प्रतिस्थापी हैं, उनका हम यहाँ पे आपको नामकरण करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास में मेथेन था, क्या था, मेथेन था, ये देखिए मेथेन, और इससे हमने एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन को यहाँ से हमने रिलीज कर दिया, तो ये क्या बनेगा, CH3 बनेगा। इसका एक बॉन्ड खाली रहेगा, इसका एक बॉन्ड जो है खाली रहेगा। ये देखिए इस तरह से था, ये इस तरह से था, ये हमने एक को हटा लिया तो क्या बचेगा, ये देखिए एक बॉन्ड खाली। जो बॉन्ड यहाँ पे खाली है यही जाकर किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक बार इनके हम नाम लिख लेते हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह यहाँ आपको दिखाई देंगे। चलिए ये देखिए CH3 हो सकता है, ये हो सकता है। अब इनका नाम लिखाते हैं। ये देखिए एक कार्बन है, मेथेन था, तो ये अब हो जाएगा मेथेन से मेथिल ग्रुप। क्या बनेगा, मेथिल। मेथिल प्रतिस्थापी या समूह, या इसी को मूलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलक भी कहते हैं। मेथिल समूह हो गया। यहाँ ये दो कार्बन है, एथेन था, ये एथेन से बना है एथिल। क्या बना है, एथिल बना है, एथेन से एथिल बना है। यहाँ देखिए एथिल समूह है, ये 1 2 3 4 यानी कि 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन से बना है, इसका मतलब ये प्रोपिल हो गया। क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन है, लेकिन इसको हम और इस रूप में लिख सकते हैं, देखिएगा CH3 का होल ट्वाइस CH। ये देखिए 2 CH3 हैं, दोनों को ब्रैकेट में लिखा, होल ट्वाइस किया, और CH बाहर है। ये हमारा आइसोप्रोपिल होता है। क्या होता है, आइसोप्रोपिल होता है, आइसोप्रोपिल होता है, याद रखिएगा। आइए 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। जब भी हमें किसी एल्केन से, हालांकि जो भी आपके बनेंगे एल्केन से ही बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एल्केन से बनते हैं मुख्य तौर से। तो एल्केन से हमारे जो भी समूह बनेंगे, जो भी प्रतिस्थापी बनेंगे, उनमें आप लास्ट में जैसे यहाँ पे लगा हुआ देखिए, मेथेन से मेथिल हुआ है, इल शब्द जोड़ देंगे तो आपका ये समूह बन जाएगा। लेकिन आपको वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, ओनली एक H को वहाँ से हटा लीजिए और लास्ट में इल जोड़िए, जो भी आपका यौगिक था वो, तो क्या बन जाएगा, आपका जो भी होगा एल्किल समूह बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्किल समूह बन जाएगा, एल्किल समूह बन जाएगा। ये तो हो गया एल्किल समूह की चर्चा। किसकी चर्चा हो गई, एल्किल समूह की चर्चा हो गई। आइए हम देखते हैं कि किसी क्रियात्मक समूह का कैसे हम करेंगे नामकरण। आइए देखते हैं, चलिए क्रियात्मक समूहों का नामकरण। चलिए क्रियात्मक समूहों का नामकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप के आपको पढ़ने हैं क्रियात्मक समूह। यहाँ देखिए आइए देखिए क्रियात्मक
क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक है। सूत्र, इनका जो भी फॉर्मूला बनेगा, अनुलग्न या पूर्व लग्न, अनुलग्न या पूर्व लग्न। और यहाँ आपको हम दिखाने वाले हैं इसका एग्जाम्पल, यहाँ आपको दिखाएंगे, इसका हम उदाहरण दिखाएंगे। चलिए, इससे पहले हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का देख लिया है, इसलिए उसको पुनः यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। चलिए हेलो एल्केन को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे यौगिक बनते हैं, ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं जो इन यौगिकों को बनाते हैं। आइए, हेलो एल्केन में जो भी आपके समूह आते हैं वो आपका हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन भी हो सकता है। हालांकि फ्लोरीन से जो भी यौगिक बनता है वो देर तक ठहरता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फ्लोरीन से यौगिक बनते हैं वो तुरंत विस्फोट हो जाते हैं, काफ़ी विस्फोटक वाले यौगिक बनते हैं फ्लोरीन से, और आयोडीन से जल्दी बनते नहीं, धीरे धीरे बनते हैं, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन और आयोडीन इन दोनों से यौगिक बहुत ही कम बनते हैं, बहुत ही कम। मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो आइए देखते हैं। चलिए ये देखिए, अगर क्लोरीन है, अच्छा इन सभी में ध्यान रखिएगा, इनमें हमेशा हमेशा पूर्व लग्न ही होता है, पूर्व लग्न ही होता है। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्या करेंगे? फ्लोरो यूज करेंगे, पूर्व लग्न यूज करेंगे। और ये कहाँ लगाएंगे? हम उसी मेथिल या जो भी हमारा एल्किल समूह होगा उसी में लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे आपके पास में हो गया CH3Cl, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F हो गया, CH3CH2, CH2Cl हो गया। यहाँ देखिए CH3CH2Br हो गया। ऐसे बहुत सारे यौगिक बन जाएंगे। अब देखिएगा, एक कार्बन था मेथिल, यहाँ ये मेथेन है, तो ये जुड़ गया क्लोरीन और ये क्लोरो हो गया और साथ में मेथेन, तो नाम इसका क्या आएगा? क्लोरोमेथेन आएगा, क्लोरोमेथेन। ऐसे ही ब्रोमोमेथेन, आइडोमेथेन, फ्लोरोमेथेन। यहाँ देखिए 1 2 3 3 कार्बन है और 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोप। और ये एल्केन से बना इसलिए प्रोपेन था, और यहाँ पे क्या लगा है? क्लोरीन, और इसलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। आइए, 1 2 कार्बन इसमें है तो ये ब्रोमोएथेन हो जाएगा। अभी हम डिटेल में इन सबके नामकरण करके सिखाते हैं, पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। दूसरा देखिएगा, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का जो सूत्र है वो OH है। ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह का सूत्र है ये। चलिए इसके लिए हम लगाते हैं आल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आल। ये OL लिखा हुआ है, ऑल लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, CH3OH, CH3CH2OH हो गया, CH3CH2, CH2OH हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ये देखिए C6H5OH हो गया। एक कार्बन है, मेथेन है ये, और ऑल लगाएंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। 2 कार्बन है, एथ हो गया, एथेनॉल हो जाएगा। 3 कार्बन है तो ये 3 का प्रोप होता है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा।
यहाँ देखिए ये आपका स्पेशल यौगिक है, इस पर चर्चा अभी आगे करेंगे। हालांकि ये हमारा फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि आप ये जान जाएं कि फिनॉल में जो OH लगा हुआ है वो एल्कोहल समूह होता है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है। एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड का जो सूत्र है वो CHO है और इसके लिए हम लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं? अल, Al, अल। यहाँ देखिए HCHO पहला यौगिक बनेगा, CH3 CHO हो गया, CH3 CH2 CHO हो गया। यहाँ देखिए मेथेन यानी एक कार्बन है तो मेथेन और अल मेथेनल बनेगा। क्या बनेगा? मेथेनल बनेगा। यहाँ ये 2 कार्बन है तो ये एथेन था और एथेनल बन जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनल बन जाएगा। प्रोपेन प्लस अल प्रोपेनल। अभी डिटेल में इसको नामकरण करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये समझते हैं कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं और हमें कितने पढ़ने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो फार्मूला है इस क्रियात्मक समूह का वो COOH होता है, COOH होता है। और इसको लिखते हैं अनुलग्न, वो होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल होता है। ओइक अम्ल होता है। क्या होता है? ओइक अम्ल होता है। अब देखते हैं कि ओइक अम्ल के एग्जाम्पल कौन से हैं। चलिए ये देखिए HCOOH हो गया, CH3 COOH हो गया। ऐसे ही और देख लीजिएगा CH3 CH2 COOH हो गया। इस तरह से ये एग्जाम्पल। अच्छा इनके नाम देख लीजिए। एक कार्बन है, मेथेन का है, इसलिए मेथेन प्लस ओइक तो मेथेनोइक हो गया, मेथेनोइक हो गया। यहाँ देखिए 1 और 2 कार्बन है तो ये एथ है और एथेन प्लस ओइक एथेनोइक और अम्ल लगा देंगे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 1 2 3 का मतलब प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कीटोन का जो फॉर्मूला है वो देखिएगा CO। ठीक है, ये होता है CO। अच्छा इसको लिखते हैं ONE। ओन इसका क्या है? अनुलग्न है। CH3 COCH3 देखिएगा ये है हमारा 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन बन जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए ईथर का जो फॉर्मूला है वो ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड बाहर की ओर निकले हुए हैं, इनसे जाकर कोई ना कोई आपका एल्किल समूह जुड़ जाएगा। ऑक्सी लगाते हैं, ऑक्सी एग्जाम्पल देखिएगा CH3 OCH3। एक और देख लीजिएगा CH3 CH2 O CH2 CH3। ये देखिए यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से 2 मेथेन है, इधर एक मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। चलिए ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। और ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। अब देखिए जब भी इसका IUPAC नाम लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम एक मानेंगे और इसको अलग मानेंगे, 2 खंड इसके हम कर लेंगे। जब भी ईथर का नामकरण करते हैं तो हमें उसमें 2 खंड को मानना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ करके। जिस तरफ लंबी चेन होगी उस श्रृंखला को पहले हम देखेंगे। तो इसमें दोनों तरफ सेम है तो हम किसी तरफ मान सकते हैं, चाहे इधर या इधर। तो ये हो जाएगा, इतना पढ़ें तो मेथॉक्सी पढ़ा जाएगा। मेथॉक्सी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इतने में सिर्फ एक ही कार्बन है।
और ये क्या है, मेथेन है, मेथॉक्सी मेथेन कहलाएगा। यहाँ देखिए दोनों तरफ सेम है तो हम किधर भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। चलिए अब ये जो हमने यहाँ पे क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी ग्रहण की है, इस जानकारी को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे आगे की आईपीएससी नामकरण के लिए, तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम किसी यौगिक का नामकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि आईपीएससी नामकरण के क्या नियम हैं। कुछ बेसिक से नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको देखते हैं। और उसको जानने से पहले, उसको जानने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को देखना होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है आपका CH2OH। अब हमें इसका नाम नहीं पता है कि इसका नाम क्या होगा। अच्छा एक और लिख लेते हैं, यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 ये देखिए, तो ये आपका ए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो नियम क्या है, आईपीएससी नामकरण के नियम। तो सबसे पहला नियम ये है कि जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे तो उस यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, सबसे लंबी चेन को देखेंगे। तो सबसे लंबी चेन हम देखना चाहेंगे, तो इस यौगिक में अगर देखें तो अगर हम इसको देखें, चलिए 1 2 3 इस श्रृंखला की ओर आते हैं तो 3 मिलते हैं कार्बन। इस श्रृंखला में जाएं तो 1 2 3 4 मिलते हैं, 1 2 3 इस श्रृंखला में, 1 2 3 इस श्रृंखला में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें श्रृंखला ये लेनी है 1 2 3 4, ठीक है। इस श्रृंखला को हमें चूज़ करना है। आइए तो सबसे पहला जो नियम है देखिएगा, नियम नंबर 1, यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा हमने इसको तो देख लिया कि 1 2 3 4 यही हमारी श्रृंखला होगी, जो हमारी मूल श्रृंखला होगी जिससे हमें नाम इसका लिखना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि किस तरफ जो भी इसमें प्रतिस्थापी ग्रुप लगे हैं ज़्यादा है। भाई किसी भी श्रृंखला के 2 कोने होंगे, 2 किनारे होंगे, तो उस किनारे को देखेंगे जिधर किसी भी प्रतिस्थापी का सबसे स्थान नज़दीक होगा। तो देखिए यहाँ पर इधर से अगर देखें तो एक ही कार्बन के बाद में यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड नियम में श्रृंखला का नामांकन करेंगे। नामांकन उस ओर से करेंगे, उस ओर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह नज़दीक हों। क्या हों? नज़दीक हों।
अच्छा, इसका जो मतलब है वो समझते रहिए, इधर से नज़दीक होंगे उधर से ही हम इसका नामांकन करेंगे। तो अब नामांकन कर लेते हैं। 1 2 3 4। तो हमें ये मालूम चल गया कि 1 2 3 4 ये क्या है, 4 कार्बन के लिए हमें क्या लिखता है, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। चलिए, हमने ब्यूट यहाँ पे नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापी लगे होते हैं तो सबसे पहले हमें उन प्रतिस्थापी का नाम लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर तो दोनों सेम है, दोनों मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। इसी में लग जाता क्लोरो, इसी में लगता ब्रोमो, ठीक है। तो क्लोरो सी से लिखते हैं, ब्रोमो बी से लिखते हैं और मैथिल एम से लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले वर्णमाला में जो सबसे पहले आएगा उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, यही कहता है। तो आइए इसको फिर से देखते हैं। अच्छा, कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, 2 कार्बन पे 1 और 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। अच्छा, प्रतिस्थापी अगर संख्या में, यहाँ देख लीजिए पहली चीज़, एक और चीज़ समझ लीजिए साथ ही साथ, प्रतिस्थापी की संख्या, और यहाँ देख लीजिएगा नाम। अगर प्रतिस्थापी की संख्या 1 है तो मोनो लिखेंगे, 2 हैं। अच्छा, ये जो प्रतिस्थापी हैं ये समान प्रतिस्थापी हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रतिस्थापी लगे हैं उनके लिए भी इस संख्या का यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा। अच्छा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी हैं, दोनों सेम ही एक ही फैमिली से हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे। अच्छा, तो दूसरे कार्बन पर, जिस कार्बन पे जो प्रतिस्थापी लगा है उस प्रतिस्थापी का नाम उस कार्बन संख्या के साथ लिखेंगे। तो देखिए इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, नोट नहीं किया, यहाँ देख लीजिएगा इसका नाम कैसे लिखेंगे। दूसरे पर 2 हैं, तो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हैं तो डाई लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे कार्बन की संख्या, तो 2 पर 2 लगे हुए हैं तो 2, एक बार 2 लिखेंगे, दोबारा फिर से 2 लिखेंगे। दोबारा हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन संख्या 2 पे 2 मैथिल हैं, तो 2 हो गया। कितने हैं, 2 हैं तो डाई लिखा। क्या है लगा हुआ, तो मैथिल लगा हुआ है तो हमने मैथिल लिखा। ये जो समूह है ये मैथिल समूह है, तो 2 डाई मैथिल। अब देखिएगा 1 2 3 4, और ये कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन है, एल्केन श्रेणी के हैं, तो इसलिए 4 कार्बन वाले यौगिक को होते हैं, क्या बोलते हैं भैया, ब्यूटेन बोलते हैं। तो 2 डाई मैथिल ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ये IUPAC नाम हो गया। चलिए, तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कार्बन संख्या के साथ। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन संख्या के साथ, वैसे ही आपको कार्बन संख्या के साथ इसको लिखना है। अंत में मूल श्रृंखला, जो हमने श्रृंखला ली थी वो हमारा मूल यौगिक होगा। मूल यौगिक या श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो ये नियम है किसी भी IUPAC
को लिखने के लिए, किसी यौगिक का नाम लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम इस यौगिक का नामकरण किस प्रकार करें। तो देखिए इस यौगिक के नामकरण को हम कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अच्छा, जब भी कोई एक ही क्रियात्मक समूह हो, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कोई भी हो, अगर वो अकेला एक ही लगा है तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से वो लगा हुआ है। आपको उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आप बस जहाँ से वो ग्रुप लगा है वहीं से गिनना शुरू करिए और सबसे लंबे चेन को पकड़ लीजिए और वही आपका मूल चेन होगी, मूल श्रृंखला होगी और आपका यौगिक का नाम आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखिए, यहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 3 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जैसा कि नाम में आपने लिख लिया है कि सबसे पहले क्या रखेंगे, प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे। तो 3 नंबर पे क्या लगा है, 3 मेथिल। अब देखिए 1 2 3 4 5, 3 मेथिल पेंटेन। अच्छा, एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए हमने क्या बताया था, आल लगाते हैं, तो पेंटेनाल हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेनाल हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेनाल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल को कैसे हम आपको दिखाते हैं बना करके बिल्कुल आसानी से। आइए देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखिए, चलिए इसको देखिए, इसमें एक और बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको देखिए, यहाँ देखिए कार्बन की संख्या किस प्रकार से हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे और कौन सी श्रृंखला को हम यहाँ पर लेंगे भैया। तो आइए देखते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। तो इसमें एक ही श्रृंखला बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा, 7 कार्बन है, ये मुझे ज्ञात हो गया, इसको दिमाग में रखिए। अब देखिए कि इसमें प्रतिस्थापी कितने लगे हुए हैं, 1 और 2। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। और काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर प्रतिस्थापी सबसे नज़दीक होगा, नियम से हम चल रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 3 मिल रहा है, 1 2 3 और ये 4 मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। इस तरह हमने काउंट किया तो 3 नंबर पे क्या आया, 3 नंबर पे क्लोरीन आया, 4 नंबर पे क्या आया, ब्रोमीन आया। उसके बाद यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी लगा नहीं है, तो हमें इसका और इसका नाम पहले लिखना होगा। तो अब बताइए कि पहले लिखें क्लोरीन को या फिर ब्रोमीन को लिखें। अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से देखिए, उसी कार्बन का नाम भी लिखेंगे, 4 यानी 4 ब्रोमो। अब आएगा हमारा क्लोरीन, 3 क्लोरो हो गया। अब देखिए 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब हम इस श्रृंखला का नाम लिखेंगे और ये क्या है, ये है हेप्टेन। क्या है, हेप्टेन है, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। तो ये आपका नाम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है CH3 CH2 ये देखिए, जब भी आपको कोई भी क्रियात्मक समूह दिखे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो भी आपके कीटोन, ईथर जो भी होंगे आपके, तो वहीं से शुरू करेंगे काउंटिंग करना। तो देखिएगा एक यहाँ पे लगा है प्रतिस्थापी, एक यहाँ पे लगा है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिएगा दूसरे पे लगा है क्लोरीन, तीसरे पे लगा है ब्रोमीन, चौथे पे, पाँचवें पे कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन पहले पे लगा है एल्कोहल क्रियात्मक समूह।
काउंटिंग यहीं से करेंगे, 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखें? सबसे पहले फिर हमारा कौन सा आएगा? ब्रोमीन आएगा। तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो हो गया। चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 पेंटेन। अच्छा, जो अल्कोहल है वो कौन सी संख्या पे लगा है? 1 पे लगा है, तो 1 कर लेंगे। चाहो तो 1 कर लो या फिर ना भी करो तो भी आपका सही रहेगा। 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। तो ये आपका यौगिक हो गया, इसका नामकरण हो गया। इसी तरह से जो भी जितने भी डिफ़िकल्ट टाइप्स के जो भी आईपीएससी नामकरण हैं उनको आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कितने टाइप के आईपीएससी नामकरण आपके एग्जाम में आते हैं और उनका कितनी आसानी से आप नाम लिखते हो। तो आगे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो भी एग्जाम में आए हुए पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आईपीएससी नामकरण लिखेंगे, और साथ ही में जो आने वाले एग्जाम में आवश्यक या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।